Hello everyone, welcome back to again on your YouTube channel Science Simplified। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल की क्लास में हमने जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर गोइंग ऑन है, तो उसके हमने इन टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कर लिए थे। यानी कि सभी क्वेश्चनों के आंसर है जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे, एक्सप्लेन किए थे, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ भी आए होंगे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम करेंगे जो हमारे अब पेंडिंग क्वेश्चन हैं। इन टेक्स्ट होते हैं जो आपके वो थोड़ा सा हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद वो जो 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके इन टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट के इन बीच बीच में। और आज हम करेंगे एंड टेक्स्ट, यानी कि जब आपका चैप्टर ख़त्म हो गया ना, लास्ट में आपके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं आज हम वो करेंगे। ठीक है बच्चे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी ये चैप्टर और ये क्वेश्चन है जो अपने कंप्लीट कर रहे हो, क्योंकि फिर आपका ये बायो का थोड़ा लेंथी हो जाता है ना, तो काम को बच्चे ऐसे पेंडिंग मत छोड़ा करो कि हम कल कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो डेली जितना करवाया जाता है उतना कर लिया करो, आधे घंटे का या 40 मिनट का ही काम होता है, इससे ज़्यादा नहीं आपका काम होता। तो चलो, हमारे ये है एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ से ये आंसर ही दिख गया। देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एमसीक्यू होते हैं आपके स्टार्टिंग में ये 3-4 क्वेश्चन। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होता है ना एचबीएससी का भी, और आई थिंक सीबीएसई में भी यही होता है, तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। जैसे 5 केमिस्ट्री के आगे, 5 फिज़िक्स के, 5 बायो के। और एचबीएससी में तो स्पेशली वो जो एमसीक्यू आते हैं ना, वो आपके यहीं से आते हैं। ठीक है, जो आपके ये एक्सरसाइज के हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में 5 से 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, मतलब 3 से 5 क्वेश्चन की एवरेज रहती है, कहीं 3 है, कहीं 4 है, 5 है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से किया करो। ठीक है बच्चे, एग्ज़ाम टाइम पे आप वो लॉन्ग क्वेश्चंस के 2 रट्टे मारते रहते हो, इनको कोई देखता भी नहीं है, और पेपर में ये यही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा ये नहीं आते कि बिल्कुल चैप्टर के डीप से आपको दे देंगे। एचबीएससी में खासकर, सीबीएसई में होता है कि थोड़ा सा चैप्टर के डीप में से वो डाल देते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन। हमने चैप्टर में प्लांट हार्मोन किए थे, एनिमल हार्मोन किए थे, तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो जिसमें से कुछ एनिमल हार्मोन भी हैं, कुछ प्लांट हार्मोन भी हैं। तो हमने बताना है कि यहाँ कौन सा है आपका जो प्लांट हार्मोन है। ठीक है बच्चे, तो ए ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन तो कल परसों वाली क्लास में नहीं किया था हमने। बी ऑप्शन है आपका थायरोक्सिन। सी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रोजन, ऑस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन याद आ गया। एंड डी ऑप्शन है आपका साइटोकाइनिन। ठीक है, तो बताओ एक बारी, आप अपना आंसर दो एक बारी अपने आप को, या फिर अपनी नोटबुक में साथ में नोट कर लो, फिर मैं आंसर बताऊंगी, मैच करना, फिर देखना आपका ठीक है या गलत। तो बच्चे इसका आंसर होगा जो ABC तीनों हैं, ये हैं आपके हम जो बात करते हैं आपके एनिमल हार्मोन्स की, और जो डी में आपका गिवन है साइटोकाइनिन, ये है आपका प्लांट हार्मोन। ठीक है, हमने ग्रोथ हार्मोन किए थे, वहाँ पे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन इस तरह से किए थे। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर हैं ये हमारे पास, तो आंसर आएगा इसका साइटोकाइनिन। ठीक है बच्चे, ये देखो साइटोकाइनिन इज़ अ प्लांट हार्मोन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज़ कॉल्ड। जो 2 न्यूरॉन होते हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये बताना है हमने यहाँ पे। तो न्यूरॉन की जब हमने स्ट्रक्चर की तो वहाँ पे उसके जो पार्ट थे उसकी हमने लेबलिंग की थी कि ये डेंड्राइट है, ये सिनेप्स है, ये एक्सन है, ये इम्पल्स यहाँ से ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है बच्चे, तो जो गैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा होता है सिनेप्स। क्या होता है बच्चे, वो सिनेप्स। कल इन टेक्स्ट में क्वेश्चन भी आया था सिनेप्स का, वो फंक्शनिंग पूछी थी कि कैसे होती है वहाँ पे इम्पल्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चे, तो आंसर इसका आएगा सिनेप्स। ठीक है, अब देखो आपका आंसर क्या था, तो गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड अ सिनेप्स। ठीक है बच्चे, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रेन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपने बताना है कि जो ब्रेन होता है, ह्यूमन ब्रेन, वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि क्या क्या फंक्शन वो करता है, ये हमने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये तो हर बच्चे को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, फिर भी चलो सुन लो एक बारी। ए ऑप्शन है यहाँ पे थिंकिंग, बी ऑप्शन है यहाँ पे रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, सी ऑप्शन है यहाँ पे बैलेंसिंग द बॉडी, एंड डी ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव।
तो आपको सभी को पता है कि सोचने का काम भी, हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम भी, बॉडी की बैलेंसिंग का, बॉडी के पोस्चर का, मेंटेनेंस का, तो ये सारे काम है जो कौन करता है, ब्रेन करता है। तो इसका ऑप्शन आपका जो आंसर है सही वो क्या होगा बच्चे, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चे, कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। तो आपने मुझे बताना है कमेंट करके, जो थिंकिंग वाला पार्ट होता है वो ब्रेन में कौन सा होता है। ब्रेन में जैसे हम 3 पार्ट पढ़ते हैं ना, 3 उसके मेन पार्ट हैं, तो थिंकिंग बताना है आपने कौन से पार्ट में मेनली होती है पर्टिकुलर थिंकिंग के लिए। कमेंट करके बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। लेट अस सी हाउ मैनी ऑफ यू विल नो दिस आंसर। उसके बाद 4th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, ठीक है, उनका फंक्शन हमने बताना है क्या होता है, यानी कि उनका काम क्या होता है, ये हमने बताना है। थिंक ऑफ सिचुएशंस, आप वो सिचुएशन सोचो वेयर, जहाँ पे रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, जहाँ पे जो रिसेप्टर है वो प्रॉपरली काम ना करे। ठीक है, जैसे हमने रिसेप्टर के टाइप्स की बात की थी, फोटो रिसेप्टर था जैसे लाइट से रिलेटेड, आइज से रिलेटेड, है ना, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर था। तो अगर कोई रिसेप्टर डैमेज हो जाए मतलब फिर उससे के रिगार्डिंग जो इम्पल्स है वो आप रिसीव ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो उसको रिसीव करने वाला रिसेप्टर था वो डैमेज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आती है। वट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज, हमने यही बताना है कि किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है बच्चे, तो कैसे लिखोगे आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में। रिसेप्टर आर सेंसरी स्ट्रक्चर, सेंसरी है ना ये, ऑर्गन टिश्यू और सेल्स, मतलब प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। तो इसका कोई ये नहीं है कि बॉडी में एक जगह पे होते हैं, ये ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चे, द रिसेप्टर आर आइदर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आई और ईयर और स्कैटर्ड इन केस ऑफ स्किन। ठीक है, जैसे पर्टिकुलर हमें कुछ देखना है तो हमारी आई के अंदर जो रिसेप्टर है उसकी वजह से हम उसको रिसीव कर पाते हैं। कुछ सुनते हैं वो ईयर की वजह से, आप कोई टच करते हो तो उसकी स्कैटरिंग स्किन में होती है, स्किन में जो रिसेप्टर होता है तो वो होता है वहाँ पे। ठीक है बच्चे, और फिर अब हमने बताना है फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। ओके, तो आपके क्वेश्चन यही था ना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर। तो फंक्शन ऑफ रिसेप्टर में है हमारे पास, दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हीट और पेन। एक्सटर्नल कुछ भी स्टिमुलस जो भी होता है, हीट को टच किया हमने, हमें पेन हुआ। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें, या फिर और भी कई तरीक़ों से भी हो सकता है पेन, पर्टिकुलर यहाँ ये यही नहीं कहना चाह रहा, ये बोलना चाह रहा है कि पेन भी एक स्टिमुलाई है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है बच्चे, सेकंड पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे, दे ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन विच सेंड्स मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ा तब भी हमने ये लाइन एज इट इज़ पढ़ी थी। हमारे पास रिसेप्टर क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन को सेंसरी न्यूरॉन में भेजते हैं और फर्दर हम उस मैसेज को कहाँ पे भेजा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है बच्चे, उसके बाद जो इस क्वेश्चन में सेकंड लाइन पूछी थी कि जब रिसेप्टर डैमेज हो जाएं तो क्या होता है। ठीक है जी, डैमेज होना मतलब हमारा ब्रेन है जो उस चीज़ को फील करना बंद कर देता है। फिर तो देखो कैसे लिखोगे आप लोग इस क्वेश्चन को, इसके आंसर को, मतलब व्हेन द रिसेप्टर्स आर डैमेज, जब रिसेप्टर डैमेज हो जाते हैं, द एक्सटर्नल स्टिमुलाई ट्रांसफरिंग सिग्नल टू द ब्रेन आर नॉट फेल्ट। तो एक्सटर्नल जो भी हुआ ना, कोई भी स्टिमुलाई जो हुआ है, जो ट्रांसफ़र करना है सिग्नल ब्रेन को, तो वो फेल्ट नहीं होगा, वो फील नहीं कर पाएगा, उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो रिसेप्टर, उसके रिगार्डिंग जो रिसेप्टर है वही डैमेज हो गया। ठीक है, अब जैसे आप लोग स्कूल में जाते हो, ठीक है बच्चे, एक दिन आपके स्कूल में साइंस के टीचर नहीं आए, तो साइंस के टीचर नहीं आए तो उस दिन आपको कोई और टीचर आएंगे और वो जस्ट ये बोल देंगे कि बच्चे साइंस की बुक खोल के पढ़ लो। आपका कोई आगे काम हुआ है साइंस से रिलेटेड? क्यों? क्योंकि आपके टीचर ही नहीं आए, जो आपको रिसीव करवाते हैं वही आपके पास नहीं है, तो आप उस चीज़ को कैसे फील करोगे? नहीं कर पाएंगे ना हम। ठीक है बच्चे, अच्छा जैसे नॉर्मल सी बातें बता रही हूँ मैं आपको, सर्दियों में बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है हमें, है ना, सभी को ही होता है, ये नॉर्मल सी बात है कफ कोल्ड का होना। तो जुकाम जब हो जाता है तो नाक बंद हो जाती है, यही बोलते हैं ना, नाक रुक गई, वर्स्ट सिचुएशन वैसे तो उसके बाद घर में कुछ बन रहा है तो आपकी मदर सपोज आपको बोलती हैं स्मेल लेके बताना ये पक गया क्या,
आप क्या बोलोगे, मुझे नहीं पता, आप खुद देख लो, मेरे तो जुकाम हो रहा है। आपको वो स्मेल क्यों नहीं आती? क्योंकि जो आपका ओल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा? क्योंकि आपके वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है उसमें प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू कोल्ड। ठीक है बच्चे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डैमेज रिसेप्टर इफ़ वी एक्सीडेंटली टच एनी हॉट ऑब्जेक्ट। सपोज हमारा स्किन से रिलेटेड जो रिसेप्टर है वो डैमेज है और हमने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। अब हमारा माइंड है जो हमें सिग्नल ही नहीं दे रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा वो रिसेप्टर डैमेज है। माइंड सिग्नल नहीं देगा, हम कैसे उसको हटाएंगे? और हमारी जो स्किन है, जो हैंड है, वो क्या होगा, बर्nt हो जाएगा फिर। ठीक है, तो देखो कैसे लिखना है इसने, इफ़ वी एक्सीडेंटली टच any hot object then our hands might get burnt as damaged receptors cannot perceive the external stimuli of heat and pain। क्योंकि जो डैमेज हो चुका है ना, तो वो रिसीव नहीं करेगा एक्सटर्नल स्टिमुलाई, कोई हीट है या फिर पेन है। ठीक है बच्चे, तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है ये चीज़ जब भी कोई रिसेप्टर डैमेज हो जाता है। ठीक है जी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम एंड फॉर योर क्लास टेस्ट ऑल्सो। ठीक है बच्चे, अभी जैसे मेरे ख्याल से अभी मई एंड है और जून में तो आपकी हॉलीडे होती हैं, बट एज़ पर माई नॉलेज जुलाई में जब आप जाते हो तो जाते ही आपके टेस्ट होते हैं। आपको एक सिलेबस दे दिए जाते हैं कि ये 3-4 चैप्टर आपने करने हैं। जैसे अभी तक साइंस में आपके एक चैप्टर तो इनके हो गए होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के 1-2 और हो गए होंगे, मतलब 4 से 5 आपके हो गए होंगे सभी में, मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में भी। तो जुलाई में वो जाते ही आपके टेस्ट लेंगे, है ना। और फिर जैसे ही कोई क्लास टेस्ट होता है या फिर एक्सटर्नल आपके कुछ भी होते हैं, जो भी वट एवर इन योर स्कूल कॉल्ड, ठीक है, किसी में यूनिट टेस्ट बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं, अपनी अपनी टर्म्स होती हैं ना, वो तो स्कूल्स की। चलो ठीक है बच्चे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वाला। ठीक है बच्चे, और एक प्लांट हार्मोन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, और एक ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, देखो न्यूरॉन की आपने डायग्राम भी बनाना है, जो इसके 3 पार्ट होते हैं, एक्सॉन, डेंड्राइट, स्नेप्स, उसकी फंक्शनिंग है जो वो भी बतानी है, कैसे सिग्नल जाते हैं। ठीक है जी। तो जिन्होंने चैप्टर की वीडियोस सुनी हैं तो उन बच्चों को तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई नो वेरी वेल। वहाँ पे मैंने उसको बिल्कुल एक क्लास में न्यूरॉन को ही एक्सप्लेन कर रखा है, आधे घंटे की एक क्लास लेके। यहाँ तो मैं इसको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूँगी, है ना। उसके बाद है देखो यहाँ पे न्यूरॉन को कैसे लिखोगे आप। न्यूरॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सबसे पहले बताना है न्यूरॉन है जो फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की। और फिर आपने बताने हैं इसके जो मेन पार्ट हैं, तो 3 मेन पार्ट हैं हमारे पास न्यूरॉन के, एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। ठीक है, एक्सॉन होता है, डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी होती है। ठीक है बच्चे, अब फंक्शन बतानी है इन तीनों पार्ट की। तो हमारे पास क्या होता है, इट कंडक्ट मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सॉन का काम क्या होता है, एक्सन का काम होता है मैसेज को कंडक्ट करना, रिसीव करना, और फिर सेल बॉडी से उसको आगे भेजना। अवे होता है उस दूर करना। ठीक है, डेंड्राइट का काम क्या होता है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट द मैसेज टुवार्ड्स द सेल बॉडी। डेंड्राइट क्या करता है, एक्सॉन ने कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजी है, मैसेज कहाँ पे भेजा है, डेंड्राइट के पास भेजा है। एक्सॉन ने डेंड्राइट के पास भेजा है, डेंड्राइट ने क्या किया, फिर वहाँ से एक्सॉन से रिसीव करके मैसेज को कंडक्ट किया और उसने सेल बॉडी की तरफ भेज दिया। फिर सेल बॉडी क्या होती है, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर दूसरे ऑर्गेनेल्स जो हो गए हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली इसका काम क्या होता है, मेंटेन करके रखना और ग्रोथ करना। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास क्या था, न्यूरॉन की फंक्शनिंग। न्यूरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इससे थोड़ा ज़्यादा भी लिख सकते हो। मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैंने क्लास में ऑलरेडी बता रखा है वीडियो का पार्ट 1। ठीक है, जो आपका पार्ट 1 है वो आप वीडियो ज़रूर देखना न्यूरॉन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। ठीक है बच्चे, उसके बाद है हमारे पास 6th क्वेश्चन, हाउ डज़ फोटोट्रोपिज्म अकर्स इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर फोटोट्रोपिज्म कैसे होते हैं। ठीक है जी, तो ट्रोपिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे वो आपको अलग अलग ट्रोपिज्म पूछ सकते हैं,
जैसे यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म पूछ लिया, मतलब ये तो लाइट का पूछ लिया है ना, वो आपको हाइड्रोट्रोपिज्म भी पूछ सकते हैं, जियोट्रोपिज्म भी पूछ सकते हैं। तो आप रिलेटेड टर्म भी साथ के साथ कर लिया करो बच्चे, ठीक है। कल को ये ना हो आप कहो कि हमारे पास तो ये क्वेश्चन ही नहीं था। बल्कि इवन ना कुछ बच्चे तो ऐसे भी बोलने लग जाते हैं ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, चैप्टर वो खुद नहीं करते। मैंने देखा है 100 में से 75% बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करते हैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जितनी अच्छी करोगे ना, क्वेश्चन आपके जो रिटन है ना कहीं आप जो जहाँ से सॉल्यूशन करते हो उससे भी 2 लाइन फालतू लिख सकते हो फिर आप लोग, अगर आपने चैप्टर की एक एक लाइन अच्छे से रीड कर रखी है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं होता, चाहे कोई भी बुक है। ये बने हुए हैं ना इतने सारे आईसीएसई, फलाना ढिमकाना, इतने सारे बोर्ड बने हुए हैं। तो ये बोर्ड सिर्फ क्या करते हैं, मेनली बच्चों का माइंड पे प्रेशर बहुत पड़ता है एक ही चीज़ को, मतलब जो बात एक बार लिखनी चाहिए वो 10-10 बार लिखते हैं उसको, और इतना डीप में लिख देते हैं। फिर यार +1 +2 में जाके क्या करना है बच्चों ने, ये डीप चीज़ें ही तो पढ़नी है। मतलब अभी उनका जो माइंड है और भी कई जगह चलने दो। बच्चों के लिए सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाई पढ़ाई है, ऑल ओवर जो बच्चों की ग्रोथ है सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी एनफ होती है, ठीक है बच्चे। वैसे अपनी अपनी सोच है, चलो ठीक है, वहाँ है ज़्यादा नॉलेज, मैं ये नहीं कहती कि वो बिल्कुल सेम एनसीईआरटी है। जैसे 10th क्लास की बुक्स की अगर हम बात करें ना, 10th में जितनी एक एनसीईआरटी है ना, लखमीर की उतनी ही एक केमिस्ट्री की बुक है, फिर उतनी ही एक फिज़िक्स की है, और उतनी ही एक बायो की है। हो गया आपसे ट्रिपल काम, हो गया ना। और सीबीएसई का एक बच्चा एनसीईआरटी भी पढ़ रहा है, सीबीएसई का एक बच्चा लखमीर भी पढ़ रहा है, उनके स्कोर में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। एनसीईआरटी को पढ़ने वाला अगर एनसीईआरटी को डीप पढ़ता है तो 1 या 2-4 नंबर ही इधर उधर होते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे, ठीक है। मेन टू से एनसीईआरटी में आपका सब कुछ है, ठीक है, अगर उसको ध्यान से पढ़ो एक एक वर्ड को, एक एक लाइन को, ठीक है बच्चे। तो फोटोट्रोपिज्म बताना है, बातें ज़्यादा होगी लेकिन ज़रूरी होता है बच्चे। कई बार ना ये नहीं है बस मैं क्वेश्चन और आंसर बोले जा रही हूँ, थोड़ा आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, एक्सटर्नल नॉलेज होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है जी। तो फोटोट्रोपिज्म है जो प्लांट्स में, वो कैसे होता है ये हमने बताना है यहाँ पे। तो फोटोट्रोपिज्म का फर्स्टली मीनिंग क्या है, फोटो मतलब रिस्पॉन्ड टू लाइट, जो सनलाइट होती है, ठीक है। तो उसको वो जो स्टिमुलस का काम करती है प्लांट के लिए, फिर उसकी ग्रोथ होती है। ओके बच्चे, तो हमारा जो अपर वाला पार्ट होता है वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है, और जो रूट होती है वो जियोट्रोपिज्म शो करती है, क्योंकि इसका पुल है जो टुवार्ड्स अर्थ होता है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि शूट आपकी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो आपकी रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है बच्चे। तो देखो इसको कैसे लिखोगे आप लोग, द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या करना है, फोटोट्रोपिज्म की डेफिनेशन बता देनी है कि जो ग्रोथ मूवमेंट होती है प्लांट की, कब रिस्पॉन्स करते हैं वो, जब लाइट स्टिमुलस को, उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। द शूट शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म एंड रूट शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। जो शूट हैं आपकी वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती हैं बिकॉज वो टुवार्ड्स द लाइट उनकी डायरेक्शन होती है, और जो रूट्स हैं आपकी अवे फ्रॉम द लाइट होती हैं, नीचे की तरफ हो जाती हैं अर्थ पुल की तरफ, तो वो आपकी क्या शो करती हैं, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, या फिर हम इसको जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, जो रूट की डायरेक्शन होती है। दिस मीन्स दैट द शूट बेंड टुवार्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट वेयर एज द रूट बेंड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो मतलब क्या है इसका, जो शूट हैं आपकी वो बेंड होती हैं लाइट सोर्स की तरफ, और जो रूट हैं आपकी लाइट सोर्स से दूर होती हैं। अब एग्जांपल है यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म के कुछ। सबसे पहले तो ये सनफ्लावर में होता है, देखा है किसी ने, सनफ्लावर के अंदर पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होते हैं क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट सन के अलोंग मूव करता है, ठीक है। द फ्लावर हेड ऑफ सनफ्लावर इज पॉजिटिव फोटोट्रोपिक एंड हेंस इट मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलोंग द सन। सन के अलोंग क्या करता है बच्चे, ये मूव करता है। द ओवरी स्टॉक ऑफ ग्राउंड नट इज़ पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक, ठीक है। जो ग्राउंड नट की बात करते हैं हम, तो उनमें भी पॉजिटिव फोटोट्रोपिक होता है, लेकिन वो बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि फिर जो वो फ्रूट बन गया वो अंडरग्राउंड बनता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास विच सिग्नल विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड
इंजरी। तो वहाँ पे जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है ना, पीछे की तरफ होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन जहाँ पर हम बोलते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे तो क्या सिग्नल है जो हमें वहाँ पे मिलता होता है। तो देखो स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी मैसेज ट्रांसमीटर का काम करती है। तो अगर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट नर्व मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड। तो सबसे पहले तो क्या होता है, एक इनपुट और आउटपुट का जो कनेक्शन होता है, जो बंडल्स होता है इन्फॉर्मेशंस का, वो आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, इनफैक्ट नर्व फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कॉर्ड ऑन देयर वे टू द ब्रेन। जो भी ये नर्व होती हैं ना पूरी बॉडी में जो पास करती रहती हैं, जब ये ब्रेन के पास जाती हैं तो ब्रेन के पास जाने से पहले ये भी स्पाइनल कॉर्ड से होके जाती हैं। ओके, इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो जब स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाए तो क्या होगा, सिग्नल कमिंग फ्रॉम द नर्व, तो जो सिग्नल नर्व से मिलता है, एज वेल एज द सिग्नल कमिंग टू द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से मिलता है, विल बी डिसरप्टेड। ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इफेक्ट हो जाएगा, वो सिग्नल है जो हमें नहीं मिल पाएगा। तो यही बताना था ना कि कौन सा सिग्नल हमें नहीं मिल पाता। तो जो सिग्नल नर्व से आता है या सिग्नल जो रिसेप्टर से आता है वो हमें नहीं मिल पाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट। ओके, जैसे हमारे चैप्टर का नेम ही यही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हमने प्लांट्स हार्मोन की जब बात की थी वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट यही बताया था हमने कि इम्पल्सेस हैं जो कैसे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। जैसे एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, सेकंड हमारे पास होता है केमिकल इम्पल्सेस। ठीक है जी, तो ये सब हमने यहाँ पे बताना है। तो हमारे पास क्या होता है इन एनिमल में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकर विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम। तो एनिमल में जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, नर्वस सिस्टम की हेल्प से। हाउ एवर प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, सभी को पता है प्लांट्स में तो कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय शोइंग मूवमेंट, लेकिन प्लांट भी शो करते हैं, कैसे करते हैं, मूवमेंट शो करके। द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज to the environment in plants is controlled and coordinated by a special class of chemical substance known as hormones। तो प्लांट्स के अंदर जो भी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे कंट्रोल किए जाते हैं या कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, हमारे पास वहाँ पे केमिकल सब्सटेंस होते हैं उनको कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए। और उन्हीं केमिकल सब्सटेंस को हमने किसका नाम दिया है बच्चे, हार्मोन्स। और ये हार्मोन है जो प्रोड्यूस कहाँ होते हैं, हमारे पास प्लांट की एक बॉडी पार्ट में, ठीक है, मतलब एक पार्ट में होते हैं ये, और फिर जहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ हार्मोन प्रोड्यूस इन रूट, कोई एक हार्मोन है जो रूट में प्रोड्यूस हुआ है, इज़ ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट व्हेन रिक्वायर, ये दूसरी जगह सेंड कर दिया जाता है जब वहाँ पे ज़रूरत होती है। द 5 मेजर टाइप ऑफ, हमारे पास फोटो हार्मोन्स के 5 मेजर टाइप कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके ये ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इवन इथाइलिन ऑल्सो, ये आपके ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। और जो आपका एब्सिसिक एसिड होता है ये आपका क्या होता है, आपका ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ग्रोथ को ये रोकता है। तो देखो द 5 मेजर टाइप, हमने पहले इसको नाम बताने हैं। दीज फाइटो हॉर्मोन्स आर आइदर ग्रोथ प्रमोटर, वही जो मैं अभी आपको समझा रही थी कि या तो ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, एग्जाम्पल बता देना आपने, जैसे ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन एंड इथाइलिन। एंड लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे है एब्सिसिक एसिड, जो आपका क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। ओके बच्चे, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके जी, ये था आपका 8th क्वेश्चन, बस 1-2 क्वेश्चन ही रह गए होंगे। 9, 10, 11, चलो कोई नहीं, थोड़ा ही रह गया, कर लेते हैं इसको आज ही। 9th क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कोई भी होता है तो उसमें बताना है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की नीड क्या है।
देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा, सब कुछ उल्ट पुल्ट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा सोच के देखो कि आपका जो माइंड है ना, उसको पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, कितना आपको खाना है, कितना आपको चलना है, या फिर किस टाइम पे आपको क्या करना है, किस चीज़ को आपको टच करना है, किसको आपको नहीं टच करना। मतलब क्वेश्चन होते हैं ना, जो कॉन्सेप्ट होता है अपने पे अप्लाई करके देखा करो उस चीज़ को। देखो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का पूरा मीनिंग आपको पता है सभी को, है ना। अब उसको अप्लाई करके देखो अपने पे कि क्या होगा अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो समझ गए ना कितनी ज़्यादा नीड है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की। बस उसको एक्सप्लेन कर दो अब इंग्लिश में। तो हमारे पास क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन द बॉडी बाय वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन बताएंगे। हमारी जो बॉडी फंक्शन है वो सभी मेंटेन रहते हैं। जब बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होता है तो रिस्पॉन्स करते हैं, वो इकट्ठे वो वर्क करते हैं और इंटीग्रेट होके पूरी बॉडी सिस्टम को, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जब पूरी बॉडी का सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ऑल द मूवमेंट दैट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर केयरफुली कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। तो जितने भी मूवमेंट होती हैं ना, कोई स्टिमुलस हुआ फिर रिस्पॉन्स किया, तो ये जितनी भी मूवमेंट हुई उनको बड़े ध्यान से कंट्रोल और कोऑर्डिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट ना किया जाए ना, मतलब कुछ भी सही नहीं होगा। ऑर्गेनाइज सिस्टम से सब कुछ चलता है तभी सब सही रहता है। इन एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम, है ना। पूरे चैप्टर में यही राम कहानी पढ़ी है ना हमने। एनिमल्स में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है आपका वो कैसे होता है, वो होता है बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। द नर्वस सिस्टम सेंड्स मैसेज टू एंड अवे फ्रॉम द ब्रेन। तो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ये मैसेज सेंड करता है टू एंड अवे, कहाँ से, ब्रेन से। मतलब इसके पास मैसेज भेजना, मैसेज लेना, ठीक है जी। द स्पाइनल कोड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिले ऑफ मैसेज। तो स्पाइनल कोड भी वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि ब्रेन तक जाने से पहले स्पाइनल कोड के पास से होके जाते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास ये सिस्टम में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एब्सेंट हो जाए तो हमारी बॉडी कोई भी फंक्शन प्रॉपरली नहीं करेगी। आवर बॉडी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट यूटेंसिल, आपने किसी गर्म बर्तन को टच कर लिया, वी इमीडिएटली विड्रॉ आवर हैंड, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रोल ही नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ नर्व ट्रांसमिशन वी विल नॉट विड्रॉ आवर हैंड, हम अपना हाथ पीछे ही नहीं करेंगे और हाथ जल जाएगा, मतलब हम पूरे भी जल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद है हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो देखो क्या है, जब चैप्टर स्टार्ट किया तब हमने समझा था रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं आपके जो सडन एक्शन होते हैं, ठीक है जी। एक होता है आपका वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन होता है जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग, ठीक है, जो कॉन्शियस होता है, हम पूरा सोच समझ के करते हैं जो। और एक होता है आपका इनवॉलंटरी एक्शन। इनवॉलंटरी होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जैसे आपका हार्ट बीट होना, ब्लड की सर्कुलेशन होना, और आपकी मतलब सांस है जो वो चल रही है, वही हार्ट बीटिंग वाली बात होगी, मतलब ब्रीथिंग होना मतलब। अच्छा, क्या ये चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं? अगर आप सोचो मैं तो ना सांस ही नहीं लेता, नाक बंद कर लूँ, रह जाओगे आप ऐसे किए बिना। आपके कंट्रोल में है कि आपका जो ब्लड है आप उसकी सर्कुलेशन रोक दो। तो ये होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है। तो अभी हमने इसको बताना है कि ये कैसे डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या है बच्चे, देखो, इनवॉलेंट्री एक्शन कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल। इनवॉलेंट्री एक्शन को ये नहीं है कि हमने सोचा कि मैं तो ना यार कंट्रोल करता हूँ इसको, तो ऐसे ये कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। आपको पता है कि आपने जो फूड मुंह में लिया है कि वो कैसे कैसे आगे गया है, या आप सोचते हो ओ मैंने तो बर्गर गलत खा लिया और मैं इसको ना फूड पाइप में एक काम करता हूँ, यहीं पे रोक देता हूँ। रोक दोगे फिर आप उसको वहाँ पे, हैं, नहीं होता ना ऐसा, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होते ये, ठीक है। दीज एक्शंस आर हाउ एवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ये एक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते ये। ऑन द अदर हैंड, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जैसे एकदम से आपने लाइट देखी, आपने आइज़ क्लोज़ की, ठीक है,
किसी ने आपको एकदम से मतलब मारा पीटा या मतलब आपके साथ कुछ गलत बिहेव किया तो आप उस पे एंगर दिखाते हो एकदम से, ठीक है जी। चलो वो तो थोड़ा अपना नेचर है, कोई दिखाता है कोई नहीं बस बात ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वहाँ पे वो। एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी थिंकिंग, तो जैसे ब्राइट लाइट जब आपकी आइज़ पे पड़ती है एकदम से आप आंखें बंद कर लेते हो, इसमें सोचना नहीं पड़ता। ये नहीं है कि पहले आप सोचोगे मैं आंखें बंद करूँ या ना करूँ और फिर करोगे हैं। दिस मीन्स दैट अनलाइक इनवॉलेंट्री एक्शन, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे इनवॉलेंट्री एक्शन से डिफरेंट है ये। रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो आपके ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होते। ओके बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। कंपेयर एंड कंट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। तो आपने क्या करना है आपने यहाँ पे कंपेयर करना है और डिफरेंस बताना है आपने किसके, नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म, ठीक है बच्चे, किसके लिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है जो एनिमल्स में, उसके लिए। ओके जी, तो यहाँ पे क्या है, देखो आपने इसको ना टेबुलेट फॉर्म में ही करना है, जैसे यहाँ पे ये मैंने दिखा रखा है, क्योंकि क्या होता है एक क्वेश्चन एक टेबुलेट फॉर्म में करते हो 3 मार्क्स में, मान लो ये आया है आपने ऐसे 4 लिख दिए, एग्जाम्पल बता दिए अच्छे से, तो आपको इसके पूरे 3/3 मिलेंगे। इसी को आपने पैराग्राफ से में बना के लिख रखा है, तो टीचर के लिए वो चीज़ समझनी थोड़ा मुश्किल होती है और वो लगता भी थोड़ा बोरिंग है, ठीक है बच्चे। तो जिस क्वेश्चन में ये डिफरेंसेस पूछे होते हैं मैक्सिमम ट्राई किया करो उसको टेबुलेट फॉर्म में करने की। ओके जी, तो देखो नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म, हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म, तो इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस। सभी को पता है ना कि जो हमारा नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म होता है यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन कन्वे होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की फॉर्म में होती है। हार्मोनल में क्या होता है, द इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे कन्वे होती है, केमिकल मैसेंजर की फॉर्म में। द एक्सन एंड डेंड्राइट ट्रांसमिट द इन्फॉर्मेशन थ्रू अ कोऑर्डिनेट एफर्ट। तो यहाँ पे जो आपके एक्सॉन और डेंड्राइट होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन को किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट एफर्ट, और वहाँ पे जो होता है वो ब्लड के थ्रू होता है हार्मोनल में। तो कैसे लिखोगे, द इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रैपिड एंड द रिस्पॉन्स इज़ क्विक। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ना वो आपका रैपिड होता है और रिस्पॉन्स भी क्विक होता है, एकदम होता है मतलब, और जबकि दूसरे में स्लो होता है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स स्लोली एंड द रिस्पॉन्स इज स्लो। इन्फॉर्मेशन ही स्लो ट्रैवल करेगी, धीरे से जाएगी, तो आपका जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या होगा बच्चे, स्लो होगा, ठीक है जी। इट्स इफेक्ट आर शॉर्ट लिव्ड, इसका इफेक्ट भी थोड़े टाइम तक ही रहता है, लेकिन जो आपका हार्मोनल सिस्टम में कोई वो हो जाए तो उसका जो इफेक्ट है आपका वो लॉन्ग टाइम तक रहता है, प्रोलॉन्ग इफेक्ट। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो सेंसिटिव प्लांट में तो हमने वो टच में नोट वाला किया था जैसे, ठीक है, तो वो जो मूवमेंट थी वो ग्रोथ पे बेस नहीं थी, ठीक है, और मूवमेंट आवर लेग्स में एक अलग टाइप की मूवमेंट होती है। तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं अब हम। ये लास्ट है क्या क्वेश्चन, लास्ट है भाई, लास्ट है। चलो, मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट में और मूवमेंट लेग्स में, इसको भी ऐसे आपने टेबुलेट करके ही बताना है। द मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट सच एज मिमोसा प्यूडिकम, है ना, अकर्स इन रिस्पॉन्स टू टच। आप उसको टच करते हो ना, उसकी लीव्स हैं जो फोल्ड अप हो जाती हैं, ठीक है बच्चे। और हमारी लेग्स में तो हम अपनी मर्जी से करते हैं ना, दैट आर वॉलंटरी एक्शन। ओके, तो मूवमेंट इन आवर लेग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन। ओके जी, सेकेंड पॉइंट है फिर यहाँ पे, फॉर दिस मोमेंट, इस मोमेंट के लिए द इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल। जैसे सेल टू सेल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है तो वो कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल से, ठीक है जी, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके पास कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होते इम्पल्सिस कंडक्शन के लिए, ठीक है बच्चे। ऑन द अदर हैंड अगर हम लेग में बात करते हैं तो लेग्स में जो सिग्नल और मैसेज होते हैं तो वो ब्रेन से पास करते हैं, ठीक है, और ब्रेन से कुछ पास हुआ तो वो कॉन्शियस हमारे कंट्रोल में होगा, हमें पता होगा उस चीज़ का। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, फॉर दिस मूवमेंट टू अकर, जब ये मूवमेंट होती है द प्लांट सेल
चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। ठीक है, जो प्लांट सेल है ना आपकी, ये शेप चेंज कर लेती हैं अपने अंदर के पानी को कम या ज़्यादा करके, और वहाँ पर एक स्पेशल प्रोटीन भी होता है, फिर से उसको रीशेप करवा देता है। जो चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में पढ़ा था वहाँ पे। ठीक है, तो इस मोमेंट के लिए जो आपकी यहाँ पे मूवमेंट होती हैं ये सेंसिटिव प्लांट्स में, तो द प्लांट सेल चेंजेस द शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। और दूसरी तरफ हार्मोनल की बात करें, लेग्स में अगर हम बात करें मतलब मूवमेंट की, इन एनिमल मसल सेल सम प्रोटीन्स आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर, जहाँ पर मूवमेंट है जो होती है। ठीक है बच्चे, तो ये थे आपके एंड टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। कितने थे ये आपके? 12 क्वेश्चन थे ये आपके, और सभी क्वेश्चन हमने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो कर ली है। ठीक है जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास है जो पसंद भी आई है। अगर आपको क्वेश्चन समझ आते हैं और आपको वाकई में कोई हेल्प हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक कमेंट कर दिया करो। ठीक है, वो आपका कमेंट मेरे लिए मतलब क्या होता है मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है जी, वर्ड्स एनफ नहीं होते कई चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो मेरी हिम्मत है, वो मुझे फर्दर मोटिवेशन देता है कि हाँ बच्चों को मेरी नीड है, बच्चों को समझ आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही आप क्लास देख के गूंगे बहरे बने बैठे रहते हो ना, तो वो अच्छी बात नहीं है बच्चे, फिर मुझे क्या पता कि क्लास बच्चों को पसंद आ रही है या नहीं। और हाँ, एक और बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, आपको ये तरीका कैसा लग रहा है वो बात भी ज़रूर बताना, या फिर आपको कोई अपडेशन की ज़रूरत है तो वो भी बताना। ठीक है, आप चाहते हो कि मैम इस तरीके से कराओ, हमारे स्कूल में ऐसे कराते हैं, हमें तब ज़्यादा मज़ा आता है, वट एवर यू लाइक। ठीक है, आई विल डू एज यू वांट। ठीक है बच्चे, तो अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसे कुछ स्टूडेंट्स के अभी 10th पास हो गए, वो भी अपनी नॉलेज के लिए क्लासेस देखते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कल कमेंट आया था एक, तो बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे भी हैं अभी भी, मतलब लेकिन बहुत कम हैं ये बच्चे। ठीक है, और उसका बच्चे का स्कोर भी बहुत अच्छा है। लाइव हमने लिया था HBSC रिज़ल्ट का, तो मेरे ख्याल से उसके सारे ही 4-5 नंबर ही इकट्ठे हुए हैं। ठीक है जी, तो इसीलिए है ये बच्चे इतने इंटेलिजेंट, ये पढ़ाई के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं, इनको ये नहीं होता कि बस हाँ पेपर है और तभी पढ़ना है। ठीक है जी, तो अगर आप लोगों ने 10th पास कर ली है तो अपने जूनियर्स को चैनल शेयर करो। ओके बच्चे, सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।